ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से। सो यहां पे लिख देता हूं मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से। ठीक है, तो अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन देखें तो सबसे सादा सिंपल मीनिंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का यही है कि इट इज द मास काउंटर पार्ट ऑफ रोटेशन। मास काउंटर पार्ट ऑफ रोटेशन, मीनिंग मीनिंग लीनियर मोशन में जो मास होता है, लीनियर मोशन में जो काम मास करता है, रोटेशन मोशन में सेम काम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। जैसे मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट लेक्चर में क्या बताया था मैंने, कि जो वेलोसिटी होती है लीनियर मोशन में वो रोटेशन में बन जाती है एंगुलर वेलोसिटी, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो बन जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो एक्सेलरेशन है वो बन जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन, जो फोर्स है वो बन जाता है टॉर्क। सिमिलरली लीनियर मोशन और रोटेशन मोशन में अगर मुझे डिस्टिंग्विश करना है तो जो काम मास करता है लीनियर मोशन में वही काम रोटेशन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करता है रोटेशन में। इतना क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर है? क्लियर है तो हाँ या थम्स अप बोल दो एक। ठीक है, अभी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सपोज ये यहाँ पे मैं बना रहा हूं, यहाँ पे चलो डेफिनेशन लिख दो कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिफाइन करेंगे अभी और उसका फॉर्मूला वगैरह लिखेंगे। सपोज यहाँ पे एक एक्सिस है, यहाँ पे एक एक्सिस है और इस एक्सिस के अक्रॉस अपना जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट हो रहा है फिर रिवॉल्व हो रहा है, वॉट एवर इट इज। ठीक है, एक्सिस का मीनिंग क्या है? सपोज ये बॉटल है, सपोज ये बॉटल अपनी एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, अच्छा बॉटल ट्रांसपेरेंट है तो एक काम कर लेता हूं मैं, दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, डस्टर ले लेता हूं। ठीक है, सपोज ये डस्टर है, ये डस्टर अपना एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, अब ये डस्टर कैसे भी घूम सकता है, ऐसे घूम सकता है। अगर ये डस्टर ऐसे घूम रहा है मतलब इसके बीच से पास होती हुई एक्सिस है। ठीक है, अगर डस्टर ऐसे घूम रहा है दैट मींस इसकी एक्सिस कैसे पास हो रही है, ऐसे पास हो रही है। ठीक है, अगर डस्टर ऐसे घूम रहा है दैट मींस एक्सिस यहां पे पास है। तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि रोटेशन जो होता है वो इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद एन एक्सिस। रोटेशन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद एन एक्सिस। तो ये पॉइंट लिख दो, रोटेशन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ एन एक्सिस। तो ये चीज माइंड में रख दो। तो सपोज ये अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इस एक्सिस के अक्रॉस अपना एक पॉइंट मास पार्टिकल है जिसका मास है m और जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस से स्मॉल r है। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय एम आर स्क्वायर। खत्म, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। इतना क्लियर है तुम लोग को डेफिनेशन? अगर इतना क्लियर है थम्स अप दे दो और लिख दो इसे। अभी ये हो गया पॉइंट मास का डेफिनेशन। अभी रिजिड बॉडी देख लेते हैं, रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है। तो यहां पे लिख दो रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी। ठीक है, अच्छा रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करना है, उसके पहले हमें रिजिड बॉडी को डिफाइन करना है कि ये रिजिड बॉडी होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताऊंगा और उसके बाद में उसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि रिजिड बॉडी होता क्या है। तो रिजिड बॉडी का डेफिनेशन यही है कि अ बॉडी इन विच, या फिर लिख दो अ बॉडी ऑफ फाइनाइट वॉल्यूम, फाइनाइट वॉल्यूम या फिर शेप जो भी हो, इन विच डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल, distance of a particle from every other particle, from every other particle remains constant, remains constant. दैट्स इट। तो ये जो डेफिनेशन है ये अपने रिजिड बॉडी का डेफिनेशन है, अ बॉडी ऑफ फाइनाइट शेप इन विच डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम एवरी अदर पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। अभी इसका मीनिंग देख लो, इसका मीनिंग देख लो। सपोज यहां पे एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, अगर मैं डेफिनेशन देखूं रिजिड बॉडी की तो लिटरल मीनिंग में रिजिड का मीनिंग ऐसा होता है बहुत कड़क, जो बेसिकली क्रश नहीं होगा या फिर जो दबेगा नहीं, उसका शेप वो मेंटेन रहेगा, उसका शेप मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो अगर सपोज ये मेरा एक रिजिड बॉडी एक पत्थर है, यहां पे मैंने एक पार्टिकल ले लिया और यहां पे मैंने एक पार्टिकल ले लिया, कैन आई से नो मैटर व्हाट, ये इसे मैं किधर भी फेंकू किधर भी इसे घुमाऊं इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट।
तो बेसिकली ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम रिजिड बॉडी बोलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया था, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पार्टिकल का था, मतलब एक सिंगल पॉइंट है। लेकिन अगर हम नेचर में देखें या फिर आसपास देखें तो कोई भी पार्टिकल सिंगल पार्टिकल नहीं है, हमेशा एक रिजिड बॉडी ही होती है, ठीक है। तो रिजिड बॉडी क्लियर है तुम दोनों को? यस सर। ओके। यस सर। अच्छा, अभी रिजिड बॉडी बोल दिया है। अभी हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया था, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने एक पॉइंट मास पार्टिकल के लिए डिफाइन किया था। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिजिड बॉडी डिफाइन करेंगे, ठीक है। रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं आई ऑफ अ रिजिड बॉडी, आई ऑफ अ रिजिड बॉडी। आई ऑफ रिजिड बॉडी का मीनिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। तो अभी ये देख लो एग्जैक्टली ये होगा क्या, ठीक है। एक रिजिड बॉडी बना रहा हूं मैं, एक रिजिड बॉडी बना रहा हूं। ऑब्वियसली अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन कर रहे हैं तो हम लोग रोटेशन की बात कर रहे हैं, और जहां पे रोटेशन आया वहां पे एक्सिस आ गई, तो लेट्स से ये अपनी एक्सिस है। रैंडमली कैसा भी बना रहा हूं फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, एक्सिस जो है इसके इस पे कोई मैंडेटरी रूल नहीं कि बॉडी से पास होना चाहिए, ठीक है। बॉडी से भी पास हो सकता है, बॉडी के बाहर से भी पास हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बस ऐसे एक्सिस बना दिए, तो इस एक्सिस के अक्रॉस अपने जो ऑब्जेक्ट है वो घूमेगा, ठीक है। अभी मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करना है, तो मैं इसे कैसे डिफाइन करूंगा? मैं बोल दूंगा चलो मुझे डेफिनेशन तो नहीं पता, लेकिन मैं पूरे बॉडी को एकदम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में एकदम टाइनी टाइनी चिंदू चिंदू से पॉइंट्स में से कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है। लेट्स से ये वाला पॉइंट है m1, ये वाला पॉइंट है m1, और ये r1 डिस्टेंस दूर है, ठीक है। एंड देन यहां वाला पॉइंट है m2 और ये r2 डिस्टेंस दूर है, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे मैंने पॉइंट्स ले लिए, इनफाइनाइट पॉइंट्स ले लिए, और यहां पे बोल दूंगा लेट से ये वाला पॉइंट है, ये इसका मास है mn और ये rn डिस्टेंस दूर है, ठीक है। तो अभी नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? सारे पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एडिशन। तो यहां पे ये हो जाएगा m1 इंटू r1 का स्क्वायर प्लस m2 इंटू r2 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू mn इंटू rn का स्क्वायर, ठीक है। अभी ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है दे आर इन्फिनिटीजिमल, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना इन्फिनिटिसिमल की। इन्फिनिटिसिमल का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली जो बहुत छोटे होते हैं। तो एक चीज याद रखो, एडिशन ऑफ इन्फिनिटिसिमल पार्टिकल्स या फिर एडिशन ऑफ इन्फिनिटिसिमल एंटिटीज इज नथिंग बट इंटीग्रेशन। तो ये चीज इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मिल जाता है इंटीग्रल आर स्क्वायर डीएम। क्योंकि ये जो मास है ये मैंने बहुत पॉइंट मास सब्जेक्ट कंसिडर किया, और जो बहुत छोटा रहता है उसे हम डीएम लिख देते हैं। छोटा डिस्टेंस डीआर ले लेंगे, छोटा मास डीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे ऐसे मैंने डीएम ले लिया। तो इंटीग्रल आर स्क्वायर डीएम ये आपका फॉर्मूला आ जाता है। डरो मत, तुम्हें इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं करना है, ये तो बस मैंने आपके नॉलेज के लिए लिख दिया है। वैसे ये बताने की जरूरत भी नहीं थी, बट मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें बताओ कि फॉर्मूला कहां से आया है। तो अगर एक रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज इंटीग्रल आर स्क्वायर डीएम। इतना क्लियर सब लोग को? ठीक है। अभी देखो बार बार इंटीग्रल अप्लाई नहीं करना है, ठीक है, बार बार इंटीग्रल अप्लाई नहीं करना है, बट ये फॉर्मूला अप्लाई करके कुछ रिजल्ट्स आए हैं, कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स है, स्फीयर हो गया, डिस्क हो गया, रिंग हो गया, एंड सो ऑन, सिलेंडर एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे मैं एक टेबल बना रहा हूं, यहाँ पे टेबल बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो टेबल में क्या होगा, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट लिखूंगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां पे मैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा आई, और यहां पे मैं इसका रेडियस ऑफ जायरेशन लिखूंगा। अभी तक मैं रेडिएशन ऑफ जायरेशन मैंने पढ़ाया नहीं है, इसके बाद पढ़ाऊंगा, फिर ये वाला कॉलम हम भरेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट होता है रिंग, सबसे पहला ऑब्जेक्ट होता है रिंग। तो चलो यहाँ पे एक रिंग बना लेता हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे एक रिंग बना लिया, ठीक है। अच्छा, ये जो रिंग है ना ये इस प्लेन में ही नहीं है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो मैं इसे ऐसे दिखा रहा हूं। अच्छा ठीक है, अभी इसकी एक्सिस डिफाइन कर लेते हैं। तो इसकी एक्सिस कैसी है? सच दैट ये इस रिंग के सेंटर से पास होती है और इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये इसकी एक्सिस है, इस एक्सिस के अराउंड अपनी रिंग रोटेट हो रही है। ये रिंग का मास है m और इसका रेडियस है r, रिंग का मास m और इसका रेडियस है r, ठीक है। इसे ऐसे इमेजिन करना है, सपोज ये अपना प्लेन है, इस प्लेन पे मैंने रिंग को ड्रॉ किया है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर मेरी एक्सिस है। एक्सिस जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और रिंग के सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। तो सिंस ये एक 3D फिगर है तो मैं यहाँ पे ऐसे बना रहा हूं, सब लोग को ये क्लियर है? अच्छा, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर,
ठीक है, सबसे पहला ऑब्जेक्ट रिंग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्ट देख लेते हैं डिस्क। तो यहां पे मैं डिस्क तो रिंग जैसी ही बनाऊंगा, लेकिन डिस्क में क्या अंदर से भरा हुआ होता है पूरा, तो वो भी मुझे बताना पड़ेगा यहाँ पे, तो वो बेसिकली ऐसे कलर करके बता दूंगा मैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना डिस्क। ठीक है, तो अभी मैं एक्सिस डिफाइन कर रहा हूं। एक्सिस कैसी है, जो सेंटर से पास हो रही है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। एक्सिस तो एग्जैक्टली वैसी की वैसी है। ठीक है, अच्छा, इस डिस्क का रेडियस है कैपिटल आर और इसका मास है एम। अच्छा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाता है एम आर स्क्वायर बाय 2। लिख दो इसे अच्छे से। चलो, रिंग हो गया, डिस्क हो गया। अभी आते हैं हम इस पे, स्फीयर पे। अभी आते हैं स्फीयर पे, तो थर्ड ऑब्जेक्ट हो गया अपना स्फीयर। ठीक है, तो स्फीयर दिखता कैसा है, हमें पता है सर्कुलर होता है। तो चलो यहाँ पे सर्कुलर बना दूंगा मैं। ठीक है, अच्छा, ये जो है ये हॉलो स्फीयर है। ठीक है, यहाँ पे चलो मैं नाम भी लिख देता हूं। ये अपना रिंग हो गया, ये अपना डिस्क हो गया, ये अपना हॉलो स्फीयर हो गया। हॉलो स्फीयर। हॉलोस्फीयर का मीनिंग कि अंदर से खोखला है ये। ठीक है, अंदर कोई पार्टिकल है, बस इसका बाहर एक शेल है। तो इसका एक एक्सिस मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूं जो इसके सेंटर से पास होता है। तो ये उस स्फीयर का एक्सिस है, इसके अक्रॉस ये अपना स्फीयर जो है घूम रहा है। ठीक है, तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है इसका 2/3 mr²। 2/3 mr²। ठीक है, एंड फाइनली मैं एक सॉलिड स्फीयर बना दूंगा। तो सॉलिड स्फीयर तो बेसिकली ऐसे ही बनाऊंगा, पर इसे अंदर से भर दूंगा। अंदर से भर दूंगा दैट मींस इसे मैं पेंट कर दूंगा अंदर पूरा। ठीक है, चलो, ये बना दिया हमने। और इसकी एक्सिस भी डिफाइन करनी पड़ेगी, तो ये इसकी एक्सिस हो गई। अच्छा, इस केस में इसका रेडियस आर था, कैपिटल आर, और इसका मास था एम। अभी ये अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ठीक है, ये इसका सेंटर है, इसका भी रेडियस कैपिटल आर मान लो और इसका मास कैपिटल एम मान लो। ठीक है, तो इस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। अच्छा, ये जो भी रिजल्ट है, ये जो मैंने इंटीग्रेशन फॉर्मूला एकदम स्टार्टिंग में बताया था, ये रिजल्ट्स वहां से आए हैं, लेकिन अभी ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, स्टैंडर्ड फिगर्स का तुम्हें याद रखना है। ठीक है, चलो, ये हो गया। ये यहाँ पे लिख देता हूं मैं सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अच्छा, जो अपना फिफ्थ ऑब्जेक्ट है। अच्छा, देखा ऐसे ऐसे देखा है तो उसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट बता रहा हूं, बेसिकली जिनका तुम्हें याद रखना ही रखना है। ठीक है, ये ले लिया मैंने। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक थिन रॉड डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है, अपना नेक्स्ट फिगर है थिन रॉड। अब ये रॉड कैसा है, इसका मास है कैपिटल एम और इसका टोटल लेंथ है कैपिटल एल। ठीक है, और इसकी एक्सिस में कैसे डिफाइन कर रहा हूं, इसके सेंटर से पास होती हुई एक्सिस डिफाइन कर रहा हूं। मीनिंग सपोज ये अपनी थिन रॉड है, ये अपनी थिन रॉड है। ठीक है, तो इसके सेंटर से पास होती हुई एक्सिस है, तो अपना रॉड बेसिकली ऐसा घूमेगा, इस रॉड इस एक्सिस के अक्रॉस घूमेगा। तो ये अपना एक्सिस है। तो इस एक्सिस के अक्रॉस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है 1/12 mr²। सॉरी, आर नहीं रहेगा यहाँ पे, एल रहेगा, 1/12 ml²। इतना क्लियर, अच्छे से लिखो इतना। ठीक है, लास्ट डिस्कस कर लेंगे, वो है रेक्टेंगल। यहाँ पे रेक्टेंगल। ठीक है, अभी रेक्टेंगल देखो मैं कैसे बनाऊंगा। यहाँ पे दिखने को वो पैरेललोग्राम जैसा दिख सकता है तुम्हें, यहाँ पे दिखने में पैरेललोग्राम जैसा दिख सकता है, लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है। ठीक है, ये एकदम अपना प्रॉपर रेक्टेंगल है। ठीक है, बिकॉज मैं इसे 3D बना रहा हूं, तो समझ लेना। ठीक है, तो ये अपना एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के क्रेडेंशियल्स यहाँ पे लिख दूंगा मैं। इसे हम लोग बेसिकली, ये 3D फिगर 2D में दिख रही है इसलिए ऐसा दिख रही है। ठीक है, एक्चुअली अभी ऑब्वियसली मुझे पता है रेक्टेंगल ऐसा नहीं दिखता, दिख रहा पैरेललोग्राम जैसा है, बट ठीक है, चलो ये हटा देता हूं मैं इतना। फाइन, अभी सबसे पहले इसकी एक्सिस देख लेते हैं। इसकी एक्सिस कैसी है, इसकी एक्सिस कैसी है। सपोज ये अपना रेक्टेंगल है, ये अपना रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के सेंटर से पास हो रही है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये एक्सिस ऐसी है, तो रेक्टेंगल के सेंटर से पास हो रही है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये इसकी एक्सिस है। तो इस एक्सिस के अक्रॉस अपना जो रेक्टेंगल है वो रोटेट हो रहा है, फिर रिवॉल्व हो रहा है। ठीक है, अच्छा, उसका एक साइड
एल है, उसका लेंथ एल है, उसका ब्रेथ बी है, लेंथ एल है और उसका ब्रेथ बी है, ठीक है। तो इस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है 1/12 m इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ए बी नहीं, यहाँ पे एल बी है, तो 1/12 m इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। लिखो इतना। अच्छा ठीक है, इतने फिगर्स तुम्हें याद रखने। इसके साथ हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर भी देख लो, ठीक है। हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसके बाजू में लिख लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। ये कौन से नंबर का फिगर है अपने, या फिर चलो नंबर नहीं डालते, यहाँ पे लिख देता हूं मैं साइड में हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। अभी हॉलो सिलेंडर का मीनिंग क्या होता है कि एक सिलेंडर ले लो ऐसा, ठीक है। ये तो मैं 3D में बना रहा हूं, इसलिए समझ जाओ कि एग्जैक्टली सिलेंडर दिखेगा कैसा, ठीक है। इस सिलेंडर कुछ ऐसा दिखेगा। हॉलो का मीनिंग कि खोखला है ये सिलेंडर, इसके अंदर कुछ भरा हुआ नहीं है, ठीक है। अब मैं इसकी एक्सिस डिफाइन करता हूं रोटेशन की। इसकी एक्सिस कुछ ऐसा दिखेगी, इसके सेंटर से एक लाइन बना दो, ठीक है। ये अपना सिलेंडर कुछ ऐसा है। अच्छा, ये जो सिलेंडर है इसका मास है कैपिटल एम और इसका रेडियस है आर, इसका रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाता है एम आर स्क्वायर। सो बेसिकली इट इज सिमिलर टू अ रिंग, तो यहां पे लिख दो सिमिलर टू अ रिंग, इसलिए मैं बाजू में बना रहा हूं, ठीक है। एंड फाइनली वी हैव अ सॉलिड सिलेंडर। तो यार सॉलिड सिलेंडर का डायग्राम सेम रहेगा, तो यहाँ पे बता देता हूं मैं सेम डायग्राम, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, ये हॉलो सिलेंडर बस ऊपर का कवर है, सॉलिड सिलेंडर अंदर से भरा हुआ है, ठीक है, पूरा भरा हुआ है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाता है mr²/2। तो यहाँ पे लिख देते सिमिलर टू अ डिस्क, लिख दो सिमिलर टू अ डिस्क, ठीक है। इतना लिख दो अच्छे से। तो हमने कितने फिगर्स डिस्कस कर लिए, रिंग हो गया, डिस्क हो गया, हॉलो सिलेंडर, स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, थिन रॉड, रेक्टेंगल, 7 8 9, हमने टोटल 9 अलग अलग फिगर्स डिस्कस कर लिया है। आई होप तुम्हें इतना अच्छे से क्लियर। चलो, वैसे बहुत और फिगर्स भी है, बट वो टेक्स्ट बुक में डायग्राम देख ले, चाहे टेक्स्ट बुक में टेबल देख लेना, बट मेरे लिए तुम लोग को एटलीस्ट इतना तो याद रखना है, ठीक है। ओके, अभी इसके बाद यहां पे मैं डिफाइन कर रहा हूं रेडियस ऑफ जायरेशन। तो लिखो नया कॉन्सेप्ट अपना, रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन, तो सबसे पहले रेडियस ऑफ जायरेशन का मीनिंग क्या है वो देख लो, ठीक है। एक सपोज एक रिजिड बॉडी है, मैं रैंडम शेप की रिजिड बॉडी बना रहा हूं, मुझे रिजल्ट को जनरलाइज करना है, ठीक है। रैंडम शेप की कोई भी रिजिड बॉडी है और लेट्स से एक एक्सिस है, ये अभी इस एक्सिस के अक्रॉस अपनी जो रिजिड बॉडी है वो रिवॉल्व हो रही है, रोटेट हो रही है, ठीक है। और लेट्स से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि मुझे इस पॉइंट, इस पूरे, इसका मास कैपिटल एम मान लो, इसका मास कैपिटल एम मान लो, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि मुझे पूरे ऑब्जेक्ट, पूरे मास को एक पॉइंट मास में श्रिंक करना है। यहाँ पे ध्यान से देख लो, ठीक है। पूरे मास को मुझे एक पॉइंट मास पे श्रिंक करना है, बट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं रेडियस ऑफ जायरेशन लिख दूंगा बेसिकली द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, rather I should say the perpendicular distance, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक है। the perpendicular distance from axis such that the object या फिर the rigid body can be converted in a point mass such that moment of inertia remains constant, या फिर मैं बोल दूंगा remains the same। मीनिंग मुझे ऐसे कितने डिस्टेंस पे ये पूरा पॉइंट मास रखना है सच दैट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। तो मैं बोल दूंगा लेट्स से
ये किसी, यहां पे मैंने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कॉन्सेंट्रेट कर दिया है और ये किसी के डिस्टेंस पे है, ये किसी के डिस्टेंस पे, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होने चाहिए, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आई है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मैंने बताया था अगर कोई पॉइंट मास है जो आर डिस्टेंस दूर है एक्सिस से, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। तो इस केस में वो के डिस्टेंस दूर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम के स्क्वायर। सो आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, हमें के की वैल्यू ढूंढनी है, तो के स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा आई बाय एम के, और इससे हमें मिल जाएगा बेसिकली के किसके बराबर हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो ये इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आई बाय एम के, ठीक है। तो ये अपना फॉर्मूला बन जाता है रेडियस ऑफ जायरेशन का। मीनिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मास से डिवाइड कर दो और उसका स्क्वायर रूट ले लो, तुम्हें रेडियस ऑफ जायरेशन मिल जाएगा। सब लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके फाइन। अभी अलग अलग रिजिड बॉडीज के रेडियस ऑफ जायरेशन देख लेते। मैंने क्या बताया, रेडियस ऑफ जायरेशन कैसे निकालना है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मास से डिवाइड कर दो और उसका स्क्वायर रूट ले लो, खत्म। सो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो, उसको मास से डिवाइड कर दो, उसका स्क्वायर रूट ले लो। तो इस केस में मास मास कैंसिल हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपली आर। तो एक रिंग के केस में रेडियस ऑफ जायरेशन तो रेडियस के ही बराबर होता है, ठीक है। सेकंड केस डिस्क ले लेंगे, डिस्क में करना कुछ नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो, तो यहाँ पे मैं लिख दिया एम आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। उससे मास से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में मास आ जाएगा, ठीक है। तो मास मास कैंसिल हो जाएगा और उसका स्क्वायर रूट ले लो। अभी स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर बाय 2, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर बाय 2 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आर बाय रूट 2। तो एक डिस्क के केस में रेडियस ऑफ जायरेशन होता है आर बाय रूट 2। सब लोगों को इतना क्लियर, अच्छे से क्लियर है तो थम्स अप दे दो, फिर बता दो मुझे। ज्यादा कुछ करना नहीं है, जैसे मैंने बताया था, मास निकाल दो, स्क्वायर रूट ले लो, खत्म। इस इक्वेशन में से मास निकाल देंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा तो रेडियस का स्क्वायर तो स्क्वायर रूट के बाहर चला जाएगा, तो इस केस में आंसर आ जाएगा रेडियस ऑफ जायरेशन का रूट ऑफ 2/3 टाइम्स आर, ठीक है। सिमिलरली इस केस में क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 2/5 टाइम्स आर, ठीक है। इस केस में क्या आ जाएगा, इस केस में आ जाएगा रूट ऑफ 1/12, तो यहाँ पे मैं सिंपली एल बाय रूट ऑफ 12 लिख दूंगा, सही है। इस केस में क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ जायरेशन 1/√12, या फिर चलो इस केस में हो जाएगा, मास निकाल दो, स्क्वायर रूट ले लो, तो स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 12, दैट्स इट। तो ये सबके रेडियस ऑफ जायरेशन हो गए। एंड फाइनली सॉलिड्स, अपना जो हॉलो सिलेंडर है उसका तो आर ही हो जाएगा, और जो अपना सॉलिड सिलेंडर है उसका तो आर बाय रूट 2 हो जाएगा, दैट्स इट। ये सब लोगों को क्लियर है कैसे किया? तो अपना नया कॉन्सेप्ट है एक्सिस थ्योरम। तो अभी ध्यान से देखना एक्सिस थ्योरम होता क्या है। हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले हैं वो स्पेसिफिक एक्सिस के लिए, लेकिन व्हाट इफ अगर मैं एक्सिस चेंज कर दूं, क्या बार बार हम इंटीग्रेशन लगाते बैठेंगे? तो आंसर है नहीं, बार बार इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत नहीं है। वी अप्लाई मोस्ट ऑफ द केसेस में हम अप्लाई करते हैं एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो एक्सिस थ्योरम है क्या, सबसे पहले दे रहा है दो एक्सिस थ्योरम। सबसे पहला एक्सिस थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और दूसरा है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो सबसे पहले ये चीज है क्या देखेंगे। सबसे पहले विल स्टार्ट विद पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो अभी ध्यान से देखना कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम है क्या, बाद में इसका एप्लीकेशन भी देख लेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले एक रिजिड बॉडी है, एक रैंडम शेप की रिजिड बॉडी बना रहा हूं मैं, ठीक है। और लेट से ये उस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। यहां पे मैं बता देता हूं, इस नोटेशन का मीनिंग होता है सेंटर ऑफ मास। आगे कहीं पे मैं ऐसा कुछ बना दूं तो समझ लेना मोस्ट ऑफ द केसेस में वो उसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, पूरे बॉडी को मैं किसी एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूं वो उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास बन जाएगा, ठीक है। यूजुअली वो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है फॉर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इतना मत सोचना, बट फॉर नाउ इतना मान लो कि एक रिजिड बॉडी है अपनी और ये उस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। अच्छा ठीक है, अभी मैं एक ऐसी एक्सिस डिफाइन कर रहा हूं जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास होती है, एक ऐसी एक्सिस डिफाइन कर रहा हूं जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास होती है, ठीक है। अच्छा, इस एक्सिस का ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकता है। आई मीन सपोज ये मेरा रिजिड बॉडी है, सपोज ये मेरा रिजिड बॉडी है और इसके अंदर इसका सेंटर है, तो ये एक्सिस ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता। इसका कंडीशन एक ही है कि एक्सिस जो है वो रिजिड बॉडी से वो सॉरी रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होती है, ठीक है। तो यहां पे मैं एक्सिस का कंडीशन लिख देता हूं,
मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, और लेट से इस एक्सिस के अक्रॉस इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई नॉट, इस एक्सिस के अक्रॉस इस एक्सिस के अक्रॉस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई नॉट, ठीक है। अच्छा, अभी यहां पे मैं एक दूसरी एक्सिस ऐसी डिफाइन कर रहा हूं जो ऑब्वियसली यहां पे दिख रहा है कि सेंटर ऑफ मास से पास तो नहीं हो रही है, लेकिन इट इज पैरेलल टू द गिवन एक्सिस, इट इज पैरेलल टू द गिवन एक्सिस, ठीक है। लेट्स से यहां पे बना लेता हूं वरना थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा था वहां पे। अगेन बताऊंगा, बॉडी से पास हो सकती है, बॉडी के बाहर पास हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक ऐसी एक्सिस डिफाइन कर रहा हूं जो अपने गिवन एक्सिस के पैरेलल है, ये अपने गिवन एक्सिस के पैरेलल है। अच्छा ठीक है, और इनके बीच में डिस्टेंस है स्मॉल आर, इनके बीच में डिस्टेंस है स्मॉल आर, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, ठीक है। सो यहां से हम बता सकते हैं कि आई इज गिवन बाय आई नॉट प्लस एम आर स्क्वायर, एम इस बॉडी का मास है, एम इस बॉडी का मास है, तो आई इज गिवन बाय आई नॉट प्लस एम आर स्क्वायर, दैट्स इट। ये हो जाता है आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो ये देखो कितना यूजफुल है, ऐसी कोई भी एक्सिस जो अपने गिवन एक्सिस के पैरेलल है, हम उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में अपने रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। लाइक इस केस में हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इजीली निकाल लिया, इट इज गिवन बाय आई नॉट प्लस एम आर स्क्वायर। इतना क्लियर है सब लोग को? Yes. चलो अभी इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, मतलब इस एग्जाम को मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेटरी एग्जांपल बोलूंगा, बिकॉज बेसिकली ये एग्जांपल आपका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देगा। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, मैं एक थिन रॉड बना रहा हूं, यहाँ पे आई एम कंस्ट्रक्टिंग अ थिन रॉड, ठीक है। अभी ये जो रॉड है इसका मास है कैपिटल एम और इसका लेंथ है एल, आई मीन ये पूरा लेंथ है एल, और इसके सेंटर से अगर एक्सिस पास होती है, अगर इसके सेंटर से एक्सिस पास होती है, तो हमें पता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय एम एल स्क्वायर बाय 12, 1/12 एम एल स्क्वायर, ठीक है। यहां पे मैंने लिखवाया भी है, ये देखो एम एल स्क्वायर बाय 12, ठीक है। सो ये है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऑब्वियसली सिंस ये सेंटर से पास हो रहा है, तो एक थिन रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे ही लाई करेगा, तो बेसिकली इसीलिए मैंने इसे आई नॉट लिखा है, ठीक है। तो अभी आपका क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन ये है कि इस एक्सिस के अक्रॉस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। कौन सी एक्सिस? एक ऐसी एक्सिस जो इस रॉड के एंड से पास होती है, एक ऐसी एक्सिस जो इस रॉड के एंड से पास होती है, और ये अपने गिवन एक्सिस के पैरेलल है, इसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। चलो करो, अभी देख लो इस क्वेश्चन को करना कैसे है। मैं देख सकता हूं कि ये जो दोनों एक्सिस है ये पैरेलल है एक दूसरे के, तो पैरेलल का सिंबल मैं यहाँ पे बना रहा हूं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, ये पूरा जो रॉड है, ये पूरे रॉड का लेंथ एल है, तो सिंस ये इसके सेंटर से मैं लेंथ ले रहा हूं, कहने से ये लेंथ L/2 बन जाएगा, ये लेंथ L/2 बन जाएगा, तो दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है L/2, ठीक है। दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है L/2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की है ये, ठीक है। अभी लेट से इस एक्सिस के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, इस एक्सिस के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, तो यहां से मैं बोल सकता हूं I इज गिवन बाय आई नॉट प्लस एम आर स्क्वायर। ये अपना पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला है, I इज गिवन बाय आई नॉट प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है। ओके फाइन, सो इस केस में ये हो जाएगा आई नॉट क्या है हमारा 1/12 एम आर स्क्वायर, तो यहां पे मैं लिख दूंगा एम एल स्क्वायर बाय 12, आई विल बी सिंपली राइटिंग एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस m इंटू आर क्या है, दोनों दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में डिस्टेंस क्या है, वो तो L/2 है, m इंटू L/2 का होल स्क्वायर, सही है। अच्छा, बस मुझे अच्छे सॉल्व करना है इसे, तो ये बन जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। बस अभी दोनों को प्रॉपर्ली सॉल्व करना है, तो दोनों का एलसीएम तो 12 ही होता है, तो दोनों के डिनोमिनेटर में 12 बना दूंगा, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस 3ml स्क्वायर बाय 12 विच इज नथिंग बट 4ml स्क्वायर बाय 12, दोनों को ऐड कर रहा हूं, और ये 4 और 12 कैंसिल हो जाएगा, तो ml स्क्वायर बाय 3 बचेगा, तो फाइनली अपना आंसर है ml स्क्वायर बाय 3, ये अपना फाइनल आंसर है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है कि एक ऐसी एक्सिस, अगर एक्सिस एक रॉड के एज से पास होती है, ये एज है रॉड का, अगर एक्सिस एक एज से पास होती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाता है ml स्क्वायर बाय 3, और अगर एक्सिस सेंटर से पास होती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाता है ml स्क्वायर बाय 12। इतना क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? उसका आंसर क्लियर है? क्लियर है थम्स अप दे दो एक, ठीक हो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गया। अभी लेट्स टॉक अबाउट सेकंड एक्सिस थ्योरम, व्हिच इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम।
परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो सबसे पहले इसका नोट लिख लो, ओनली एप्लीकेबल, ओनली एप्लीकेबल, ओनली एप्लीकेबल फॉर प्लेनर ऑब्जेक्ट्स, प्लेनर ऑब्जेक्ट्स, मीनिंग जो ऑब्जेक्ट फ्लैट होते हैं ये सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो यहां पे ये किसी भी, जैसे जो पैरेलल एक्सिस था, पैरेलल एक्सिस में कंडीशन कुछ नहीं था, कंडीशन एक ही था कि ये जो एक्सिस है ये सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, बाकी ऑब्जेक्ट पे कोई कंडीशन नहीं था कि वो फ्लैट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बट जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्लेनर ऑब्जेक्ट, फ्लैट ऑब्जेक्ट, इसे लैमिना भी बोलते हैं। लैमिना का मीनिंग होता है फ्लैट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे मैं एक लैमिना ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, कुछ ऐसा दिखेगा अपना लैमिनर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका जो थिकनेस है ना वो बहुत छोटा है, इसका जो थिकनेस है ना इट इज वेरी मच लेस कंपेयर टू इसके बाकी डायमेंशंस, ठीक है। तो यहां पे अपना एक फ्लैट ऑब्जेक्ट है। अभी मैं 3 एक्सिस डिफाइन करूंगा, अभी ध्यान से देखो मैं एक्सिस कैसे डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। मैं इस पे कोई भी, इसका मास है कैपिटल एम, ठीक है। लेट्स से इस पे मैं, इस एक्सिस पे मैं कोई भी एक पॉइंट ले रहा हूं, सॉरी इस प्लेन पे मैं कोई भी एक पॉइंट ले रहा हूं। अभी मैं इस पे दो परपेंडिकुलर एक्सिस जो है वो डिफाइन करूंगा। लेट्स से एक एक्सिस ऐसी है, एक एक्सिस ऐसी है और दूसरी एक्सिस ऐसी है, ठीक है। अच्छा, ये 3D फिगर है इसलिए 2D में परपेंडिकुलर दिखेगा नहीं, बट ये दोनों 90 डिग्री पे एक दूसरे के, दीज बोथ दीज एक्सिस आर एक्चुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये अपने गिवन पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। और ये इस प्लेन पे लाई कर रही है, ये जो दोनों एक्सिस है लाइज ऑन द प्लेन, ठीक है। तो इसे मैं एक्स एक्सिस बोल देता हूं और इसे मैं वाई एक्सिस बोल देता हूं, ठीक है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो यहां पे लिख देंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लाइज ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑन द प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी मैं एक ऐसी तीसरी एक्सिस डिफाइन कर रहा हूं, एक ऐसी तीसरी एक्सिस डिफाइन कर रहा हूं जो इस पॉइंट के पास होती है और वो अपने प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहां पे ये थोड़ी स्पेशल एक्सिस है इसलिए मैं थोड़ा इसे ऐसे बना लेता हूं, ये जो एक्सिस है अपनी ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो समवॉट लाइक दिस। अच्छा ठीक है, इसे मैं z बोल देता हूं और ये अपने प्लेन के परपेंडिकुलर, तो z एक्सिस जो है यहाँ पे लिख दो इसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। अच्छा, अभी x एक्सिस के अक्रॉस, अच्छा ये दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के और ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली इसका नाम ही पड़ेगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अच्छा, लेट्स से x एक्सिस के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया है Ix, और y एक्सिस के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया है Iy, और z एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है Iz। तो सिंपली हम यहां पे लिख सकते हैं Iz इज गिवन बाय Ix प्लस Iy, Iz इज गिवन बाय Ix प्लस Iy, ये आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्लियर है सब लोग को। ये जो प्लेन होता है, कोई भी लैमिनर ऑब्जेक्ट होता है, उसी उसके प्लेन में दो परपेंडिकुलर एक्सिस डिफाइन कर लो, ठीक है। अभी एक ऐसी तीसरी एक्सिस है z जो इस कॉमन पॉइंट से पास होती है लेकिन वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। दैट्स इट, सिंपली Iz इज गिवन बाय Ix प्लस Iy, ये आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। इतना एकदम अच्छे से क्लियर है? Yes. अच्छा, अभी इसी का एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। अभी एग्जांपल कैसे लेंगे हम, देखिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन क्या दे रहा हूं कि सपोज एक रिंग है, सपोज एक रिंग है और एक ऐसी एक्सिस है जो इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है और उसके सेंटर से पास होती है, ठीक है। ये एक ऐसी एक्सिस है जो अपने रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है और इसके सेंटर से पास होती है, ठीक है। रिंग का मास है m और रिंग का रेडियस है कैपिटल R, ठीक है। तो हमें पता है इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस से है ये होता है mr², ये होता है mr², ठीक है। यहाँ पे जो हमने लिस्ट बनाई है, तो यहाँ पे देखो एक रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है, और एक ऐसी एक्सिस जो इसके सेंटर से पास होती है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², ठीक है। अच्छा, अभी मैं क्या बोल रहा हूं, मैं एक अलग एक्सिस डिफाइन कर रहा हूं। लेट्स से मैं ऐसी एक्सिस डिफाइन कर रहा हूं विच इज नथिंग बट डायमीटर है, जो अपने रिंग के डायमीटर है। मतलब अभी तुम्हें एग्जांपल दिखाऊं तो अगर मेरी रिंग इस प्लेन पे है तो ये अपना ओरिजिनल एक्सिस है, अभी मैं एक्सिस को ऐसे बना रहा हूं,
इस रिंग के प्लेन में डाल रहा हूं, तो बेसिकली रिंग का एक डायमीटर बन रहा है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा ये वाली अपनी जो एक्सिस है इट्स अ डायमीटर, इट्स अ डायमीटर। ठीक है, अभी इसके अक्रॉस हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। वी नीड टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस दिस एक्सिस। तो देख लो कैसे करेंगे इसे। अभी अगर मुझे इसे स्टार्ट करना है तो मैं और एक एक्सिस डिफाइन करूंगा जो अपने रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर के ही प्लेन में है और जो अपने इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है। दैट्स इट। तो इसे मैं x बोल दूंगा, इसे मैं y बोल दूंगा, इसे मैं z बोल दूंगा। दैट्स इट। अभी ये ix और iy तो इक्वल है। इक्वल क्यों? बिकॉज यहां पे लिख देंगे हम ix इज इक्वल टू iy, और इसका रीजन क्या है? सिमेट्रिक। कोई भी सर्कल, कोई भी रिंग डायमीटर के अक्रॉस तो सिमेट्रिक होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे सिंपली पैरेलल थ्योरम लगा देंगे, iz इज इक्वल टू ix प्लस iy, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो iz की वैल्यू पता है हमें, mr स्क्वायर इज इक्वल टू ix और iy दोनों इक्वल है, तो इसे मैं iy प्लस iy ही लिखूंगा। सो iy प्लस iy 2 टाइम्स iy बन जाएगा। सो iy क्या बन जाएगा? तो हमें निकालना था, इट इज सिंपली mr स्क्वायर बाय 2। तो ये एकदम बेसिक एप्लीकेशन है आपके परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। इतना क्लियर है?